दृष्टि आईएएस के न्यूज ऑन मैप वर्ल्ड प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। इसमें हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पिछले एक हफ्ते वे कौन सी खास खबरें थी, वे कौन से महत्वपूर्ण स्थान थे, सागर थे, महासागरीय दशाएं या फिर उनसे संबंधित जलधाराएं थी, उनके बारे में आज यहाँ चर्चा करेंगे। यानी पिछले एक हफ्ते वे कौन सी खास खबरें थी जिन पर आधारित मैप बेस्ड कोई क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है या यूपीएससी में ऐसे स्थान के पूछे जाने की संभावना होगी, उन स्थानों के बारे में हम चर्चा करेंगे। आइए आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं। आज के एपिसोड की शुरुआत करेंगे पिछले एपिसोड के अभ्यास प्रश्न से। सबसे पहले देखेंगे कि पिछले एपिसोड में आपसे क्या अभ्यास प्रश्न पूछा गया था। सबसे पहले हम उसी पर चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं पिछले एपिसोड के अभ्यास प्रश्न को। आपसे प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। आपको एक स्थान पर जल संधियां और दूसरे स्थान पर अवस्थिति दी थी। जल संधियों में क्या क्या था? युकाटान चैनल, विंडवार्ड पैसेज, मोना पैसेज, फ्लोरिडा जल संधि। इन चारों को इनकी अवस्थिति के आधार पर बताना था कि उपरोक्त में से कौन से युग्म सुमेलित हैं। आइए देखते हैं इनको मैप में कि कौन से युग्म सुमेलित हैं। सबसे पहले देखेंगे युकाटान चैनल को। यह इसके सामने लिखा हुआ क्या है? मैक्सिको और क्यूबा के बीच। आइए देखते हैं युकाटान चैनल कहां पर है। देखिए यह है मैप जो कि इस पूरी अवस्थिति को दर्शाएगा। कैरेबियन सी के आसपास कौन कौन से द्वीप हैं और यहां पर ही ये स्ट्रेट मुख्यतः स्थित है। तो इस मैप में हम कैरेबियन सी के आसपास वाले द्वीपों और देशों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले बात करें यदि युकाटान चैनल के बारे में, तो देखिए यहां पर है युकाटान चैनल। यह युकाटान चैनल है जो कि मैक्सिको, आप देख पा रहे हैं, मैक्सिको और क्यूबा के बीच है। यानी हमारे पहले सुमेलन की बात करें तो यह सही है। दूसरा है विंडवार्ड पैसेज। आइए देखते हैं कि यह कहां पर है। इसके सामने है क्यूबा और हिस्पैनियोला द्वीप। आइए देखें इसके, यहां पर है विंडवार्ड पैसेज। यह विंडवार्ड पैसेज है जो कि क्यूबा और देखिए पूरा इस हिस्से को कहते हैं हिस्पैनियोला आइलैंड। तो यह बात भी बिल्कुल सही है कि यह क्यूबा और हिस्पैनियोला आइलैंड के बीच में स्थित है। यह भी सही हो जाएगा। तीसरा है मोना पैसेज। आइए देखते हैं कहां पर है। इसके लिए लिखा है हिस्पैनियोला द्वीप और प्योर्टो रिको के बीच। इसे भी देख लेते हैं। यहां पर है मोना पैसेज। देखिए यह हिस्सा है मोना पैसेज का हिस्सा और यह है हिस्पैनियोला आइलैंड और प्यूर्टो रिको। यानी यह भी बिल्कुल सही है, यह प्यूर्टो रिको के बीच स्थित है या प्यूर्टो रिको के बीच स्थित है। चौथा है फ्लोरिडा जल संधि। बात करें फ्लोरिडा जल संधि के बारे में तो इसके सामने लिखा हुआ है यूएसए और मैक्सिको के बीच। आइए देख लेते हैं। फ्लोरिडा जल संधि के बारे में यदि पूछा जाता है तो देखिए इसकी लोकेशन है यह फ्लोरिडा स्टेट, जो कि फ्लोरिडा पेनिनसुला और क्यूबा के बीच में स्थित है। आप देख पा रहे होंगे यहां पर है क्यूबा, ठीक है। यानी यह क्यूबा के बीच स्थित है, ना कि यूएसए और मैक्सिको की। तो यहां पर हो जाएगा गलत। तो यहां पर कौन सी संधियां सही है या युग्म सही पर है? सही है। इसका सही जवाब होगा 1, 2 और 3। चौथा गलत है, यानी ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब है। आइए थोड़ा सा विस्तार में चर्चा करते हैं इस लोकेशन या इस क्षेत्र की जिसके बारे में हमने चर्चा की। दरअसल यह पूरा रीजन या कहें हम इस पूरे क्षेत्र को जिस पे कुछ खास द्वीप और देश स्थित हैं, यह पूरा रीजन कहलाता है एंटिलीज, ठीक है। और इस रीजन को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। एक है ग्रेटर एंटिलीज और दूसरा है लेजर एंटिलीज। यदि ग्रेटर एंटिलीज की बात करें तो इसमें खास बड़े बड़े यहाँ के देश शामिल हैं, जैसे क्यूबा हो गया, यहाँ पर आपने देखा जमैका हो गया। इसके अलावा यह पूरा हिस्पैनियोला आइलैंड हो गया जिसमें हैती, डोमिनिकन रिपब्लिक, प्यूर्टो रिको ऐसे देश इसके अंतर्गत आते हैं, जिसमें यहाँ पर सैमान आइलैंड भी शामिल हो जाता है। ये हमने चर्चा की किसके बारे में? ग्रेटर एंटिलीज के बारे में। दूसरा हिस्सा है इसका कौन सा? लेजर एंटिलीज, जिसमें ये छोटे छोटे ये द्वीपीय देश इसके अंतर्गत, इसमें प्यूर्टो रिको शामिल नहीं है, छोटे छोटे देश इसके अंतर्गत आते हैं, जिनमें आप देखिए कौन कौन से देश हैं जिसमें छोटे छोटे यदि देशों की बात करें जो कि खास हैं, चर्चा में भी रहते हैं, तो आप देख पा रहे होंगे त्रिनिदाद टोबैगो ऐसे देश इसके अंतर्गत शामिल होते हैं। इसके अलावा आपने देखा एंगुला इसके अंतर्गत शामिल हो जाते हैं। इसके अलावा छोटे छोटे और भी देश हैं जैसे डोमिनिका, आप देखिए जो चर्चा में बने भी रहते हैं और हमें इनके बारे में जानना जरूरी है, जैसे बारबोसा, कि छोटे छोटे द्वीप यहाँ पर शामिल हैं। इसे ही कहा जाता है लेजर एंटिलीज। तो हमने इस लोकेशन की चर्चा कर ली। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगली खबर है, हाल ही में भारतीय सैन्य विमानों ने रणनीतिक संभावनाओं की तलाश में ऑस्ट्रेलिया के कोकोस यानी कीलिंग द्वीप समूह का दौरा किया। दरअसल कीलिंग या कोकोस द्वीप समूह अपने आप में स्ट्रेटेजिक रूप से या रणनीतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण है, भारत के लिहाज से भी।
प्रश्न है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। आपको एक तरफ द्वीप और द्वीप समूह दिए हुए हैं और दूसरी तरफ उनकी अवस्थिति, आपको इन्हें मैच करना है और बताना है कि उपयुक्त में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं। देखिए हमारे पास ऑप्शन में क्या क्या है। कोकोस या कीलिंग द्वीप समूह हिंद महासागर में पर्थ के तट के निकट। दूसरा है फरो द्वीप समूह अटलांटिक महासागर में ब्रिटिश द्वीप समूह के उत्तर में। तीसरा है सोकोत्रा द्वीप जो कि अरब सागर में हॉर्न ऑफ अफ्रीका के निकट है। और चौथा है गैलापागोस द्वीप समूह यानी प्रशांत महासागर में इक्वाडोर के निकट। आइए देखते हैं सबसे पहले इन चारों द्वीप समूहों को और इनकी अवस्थिति को, क्या वाकई ये सुमेलन इनमें से कौन से सही है और कौन से सही नहीं है। सबसे पहले बात करेंगे कोकोस या कीलिंग द्वीप समूह के बारे में। इसे देखते हैं। देखिए तो ये है हिंद महासागर वाला मैप। यदि बात करें कोकोस द्वीप समूह के बारे में तो देखिए यहाँ पर है कोकोस या कीलिंग आइलैंड, और याद रखिएगा इस पर किसका अधिकार है, ऑस्ट्रेलिया का। ठीक है, और ये हिंद महासागर में लोकेटेड है। भारत के लिहाज से, रणनीतिक लिहाज से यह महत्वपूर्ण स्थान है। यदि बात करें इनकी लोकेशन के बारे में तो आपने देखा कहां पर है, हिंद महासागर में। और ऑस्ट्रेलिया का जो पर्थ है, यह पर्थ तट के देखिए काफी दूरी पर स्थित है, ना कि इसके नजदीक स्थित है। यहां पर पहले ऑप्शन में क्या है, हिंद महासागर में पर्थ के तट के निकट, तो यह गलत हो जाएगा क्योंकि ये पर्थ से काफी दूरी पर स्थित है। माना जाता है कि ये 2000 किलोमीटर से भी दूर स्थित है पर्थ के तट से। दूसरा है फरो द्वीप समूह। आइए देख लेते हैं इसके बारे में। है अटलांटिक महासागर में ब्रिटिश द्वीप समूह के उत्तर में। इसकी लोकेशन देखें तो देखिए इस लोकेशन में मैप में दिखाया गया है अटलांटिक महासागर के आसपास वाली लोकेशन, उनके द्वीपों के बारे में, जिसमें यहां पर है फरो द्वीप समूह। ठीक, और हम सभी जानते हैं कि ये हिस्सा है ब्रिटिश द्वीप समूह का, और फरो द्वीप समूह अटलांटिक महासागर में ब्रिटिश द्वीप समूह के उत्तर में स्थित है, यानी यहां पर दूसरा कथन हमारा सही है। तीसरा है सोकोत्रा द्वीप समूह। इसके बारे में लिखा है अरब सागर में हॉर्न ऑफ अफ्रीका के नजदीक। तो आइए देख लेते हैं और इसे मैप में देखते हैं क्या वाकई यह है हॉर्न ऑफ अफ्रीका के निकट स्थित है। देखिए यदि बात करें सोकोत्रा द्वीप समूह के बारे में तो यह है मैप, और यहां पर है सोकोत्रा द्वीप समूह। ठीक, जो कि देखिए अरेबियन सागर के पास इस हिस्से में और हॉर्न ऑफ अफ्रीका में स्थित है, यानी यहां पर यह कथन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, सुमेलन सही है। चौथा है गैलापागोस द्वीप समूह प्रशांत महासागर में इक्वाडोर के निकट। इसे भी देख लेते हैं, गैलापागोस की लोकेशन भी समझ लेंगे। इसके लिए यह है मैप। देखिए यहाँ पर प्रशांत महासागर से संबंधित मैप आपको दिखाई दे रहा है, जिसमें गैलापागोस द्वीप समूह है। यहाँ पर गैलापागोस द्वीप समूह क्यों महत्वपूर्ण है और खासा चर्चा में क्यों रहता है, इसके बारे में आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। यदि बात करें कि इसकी लोकेशन कहां पर है तो आप देख पा रहे होंगे यह किसके, यहाँ पर है इक्वाडोर, क्योंकि यह जो मैप है यह है दक्षिण अमेरिका का, और दक्षिण अमेरिका के इस हिस्से में है इक्वाडोर, और यह इक्वाडोर के नजदीक स्थित है, यानी यहां पर हमारा चौथा कथन क्या हो जाएगा, सुमेलन सही हो जाएगा। ठीक है, यह प्रशांत महासागर में इक्वाडोर के नजदीक स्थित है। पहला गलत है, दूसरा, तीसरा और चौथा यानी 3 सुमेलन सही है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, केवल 3 युग्म सही सुमेलित है। चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं अगली खबर को। अगली खबर पर चर्चा करते हैं, साथ ही प्रश्न को जानेंगे। आइए देखते हैं खबर को। खबर है हाल ही में हुए एक अध्ययन के अनुसार एमओक यानी अटलांटिक मेरीडोनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन का 2025 से 2095 के बीच 95% निश्चितता के साथ पतन हो जाएगा, ऐसी बात चर्चा में रही है। इस वजह से आज हम जानेंगे कि आखिर यह ओवरटर्निंग सर्कुलेशन या जलधाराओं का सर्कुलेशन क्या है। प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमारे कथन है कनारी धारा और कैलिफोर्निया की धारा के ठंडे होने का कारण एक ही है। दूसरा है सार्गेसो सागर दक्षिणी अटलांटिक महासागर में एक शांत समुद्री जल का क्षेत्र है। तीसरा है हिंद महासागर की कुछ धाराएं अपनी दिशा परिवर्तन की प्रवृत्ति के कारण जानी जाती हैं। उपयुक्त में से कौन सा से कथन सही है, और है आपको बताना है केवल 1 और 2, 1 3, केवल 2, 2 या 3। इस प्रश्न के सही जवाब को ढूंढने से पहले सबसे पहले जरूरी है यह जानना कि आखिर जलधाराओं के बारे में यह प्रश्न फ्रेम क्यों किया गया है। हम सभी जानते हैं कि जलधाराएं प्रवाहित होती हैं, जिनमें से गर्म जलधारा होती है और ठंडी जलधारा होती है। समुद्र सतह के सबसे ऊपरी जो सतही क्षेत्र में जलधाराएं प्रवाहित होती हैं, सामान्यतः वह क्या होती है, वार्म सरफेस फ्लो होती हैं, यानी गर्म जलधाराएं होती हैं। और इनका जब अपवेलिंग होता है, इसे यानी वापस से जब टर्न होके आती हैं और गहरी समुद्री सतह में होती हैं, यानी सरफेस से ठीक नीचे, तो ये कूल हो जाती हैं। इन्हें कहा जाता है कूल सब सरफेस फ्लो। ठीक है, आइए जानते हैं हमारे प्रश्न में क्या पूछा गया है। प्रश्न में है कनारी धारा और कैलिफोर्निया की धारा के ठंडे होने का कारण एक ही है,
इसे देखेंगे हम मैप में, क्या वाकई ये सही है। देखिए यहाँ पर जलधाराओं से संबंधित मैप आपको दिखाया गया है, जिसमें यह हिस्सा है कनारी करंट का यानी कनारी जलधारा का, और यह हिस्सा है कैलिफोर्निया जलधारा का। आइए देखते हैं कि आखिर इनके ठंडे होने की वजह क्या एक ही है। देखिए ये है नॉर्थ पैसिफिक करंट, जो कि यहाँ उत्तरी अमेरिका में इस हिस्से से, इस तट से टकराकर दो भागों में विभाजित होती है। एक हिस्सा ऊपर की ओर बढ़ता है जिसे अलास्का करंट कहते हैं, और एक हिस्सा नीचे की तरफ आता है और इसे कहते हैं कैलिफोर्निया करंट। जब कैलिफोर्निया करंट नीचे की तरफ यानी उच्च अक्षांश से निचली या कम अक्षांश की तरफ बढ़ता है, निम्न अक्षांश की तरफ बढ़ता है, तो करंट यहाँ पर महासागर के अपवेलिंग के कारण, ठंडी जल के ऊपर आने के कारण इस जलधारा को ठंडी जलधारा कहा जाता है। और ठीक यही प्रोसेस होती है कहाँ, कनारी करंट के संदर्भ में। यानी जब नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट यहां से आगे बढ़ती है और यहां से ये दो भागों में विभाजित होती है, एक ऊपर के हिस्से में और दूसरा इस तरफ मुड़ जाती है, तो यहां पर भी महासागर में अपवेलिंग के कारण जब ठंडी जलधारा ऊपर आती है तो यह करंट ठंडी जलधारा के रूप में प्रवाहित होता है। इसे ही कहा जाता है कनारी करंट। और ये दोनों ठीक ही सेम ही प्रोसेस से ठंडी होती हैं, यानी यहाँ पर। तो पहला कथन हमारा सही है। दूसरा कथन है सार्गेसो सागर दक्षिणी अटलांटिक महासागर में एक शांत समुद्री जल का क्षेत्र है। आइए देखते हैं कि सार्गेसो सागर कहां पर है। वाकई ये दक्षिण अटलांटिक महासागर के हिस्से में स्थित है, और क्या यह शांत समुद्री जल का क्षेत्र है या नहीं, इसे देखेंगे सबसे पहले मैप में। देखिए मैप में यह है, मैप कौन सा हिस्सा है ये आप समझ सकते हैं, अमेरिका वाला हिस्सा है, जिसमें सार्गेसो सागर की बात करें तो यहां पर है सार्गेसो सागर। बिल्कुल सही बात है कि सार्गेसो सागर के आसपास जो क्षेत्र है यह शांत जल का क्षेत्र है। सार्गेसो सागर अपने खास शैवालों की वजह से फेमस है और प्रसिद्ध है। बीते कुछ दिनों में ऐसा पाया जा रहा है कि सार्गेसो सागर के शैवालों या ऐसे घास की जो स्थितियां सार्गेसो सागर के आसपास हैं, वे यहां पर भी उत्पन्न हो रही हैं। इसलिए इसे न्यू सार्गेसो सागर के रूप में जाना जा रहा है, चूंकि यह अभी मान्यता प्राप्त नहीं है, यानी इसके बारे में केवल चर्चा हो रही है। बात करेंगे सार्गेसो सागर के बारे में, तो इसके बारे में यह बात बिल्कुल सही है कि यह शांत समुद्री जल वाले क्षेत्र में स्थित है, लेकिन यह है अटलांटिक हिस्सा, तो यह है साउथ अटलांटिक हिस्सा और यह है उत्तरी या कहें नॉर्थ अटलांटिक क्षेत्र। तो यह नॉर्थ अटलांटिक क्षेत्र में स्थित है, ना कि दक्षिणी अटलांटिक क्षेत्र में। तो यहां पर यह कथन हो जाएगा गलत। तीसरा कथन है हिंद महासागर की कुछ धाराएं अपनी दिशा परिवर्तन की प्रवृत्ति के कारण जानी जाती हैं। यदि हम बात करें हिंद महासागर की धाराओं के संदर्भ में, यह बात बिल्कुल सही है कि हिंद महासागर की जो धाराएं हैं वे अपनी दिशा बदलने की प्रवृत्ति के कारण फेमस है। इसका मुख्य कारण यह है कि यहाँ पर हम सभी जानते हैं भारत में दो तरह से मानसून आता है। एक ग्रीष्म काल के बाद जो दक्षिण पश्चिम मानसून आता है, उसकी वजह से हिंद महासागर के आसपास वाली जलधाराओं की दिशा बदल जाती है, जो कि इस वाले मैप में है। इसकी दिशा ऐसे हो जाती है यदि इस तरफ से आता है तो। और दूसरा है यदि हम सभी जानते हैं कि लौटते हुए मानसून से भी पवनें उस तरीके से बहती हैं, तो लौटते हुए मानसून की वजह से भी इसकी जो दिशा है हिंद महासागर की धारा की, यह बदल जाती है। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि हिंद महासागर की जो जलधाराएं हैं वे अपनी दिशा परिवर्तन की प्रवृत्ति के कारण जानी जाती हैं। यानी तीसरा कथन सही है। पहला और तीसरा कथन सही है, तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारे अगले प्रश्न और उसकी खबर को। खबर देखिए, खबर है हाल ही में भारत और मलेशिया के बीच सैन्य सहयोग पर उप समिति की 10वीं बैठक नई दिल्ली में आयोजित हुई है। मलेशिया अपने आप में चर्चा में आ गया है। प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन क्या है? मलय प्रायद्वीप के अंतर्गत म्यांमार, थाईलैंड, मलेशिया एवं सिंगापुर देश आते हैं। दूसरा है बोर्नियो द्वीप पर स्थित मलेशिया के दो राज्य सरावाक और सबा दक्षिणी चीन सागर द्वारा मलय प्रायद्वीप से अलग होते हैं। ध्यान रखेगा, उपरोक्त में से कौन सा सही कथन सही है? और है हमारे पास ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। सबसे पहले देखेंगे मलय प्रायद्वीप कहां पर है, और फिर देखेंगे मलय प्रायद्वीप के अंतर्गत क्या ये चारों देश आते हैं या नहीं। आइए देखते हैं मलय प्रायद्वीप को। प्रायद्वीपीय क्षेत्र के बारे में हम सभी जानते हैं कि प्रायद्वीपीय क्षेत्र वह हिस्सा होता है जो कि अपने तीनों ओर से समुद्री हिस्से से घिरा हो या यह भाग समुद्र के अंदर दिखाई दे रहा हो। तो देखिए, यह हम कहें दक्षिणी एशिया या पूर्वी दक्षिणी एशिया का मैप है, जिसमें आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर यह हिस्सा यहां से लेकर यहां तक, यह जो कि समुद्र में घिरा हुआ है, कहलाता है मलय प्रायद्वीप। ठीक, और इस हिस्से के अंतर्गत ही जो देश शामिल हैं उन्हें
मलय प्रायद्वीप के अंतर्गत स्थित देश कहा जाता है? मलय प्रायद्वीप में आप देखिए म्यांमार का विस्तार है, म्यांमार यहां तक है। इसके बाद आप देखिए थाईलैंड का भी विस्तार है, यहां तक थाईलैंड है मलय प्रायद्वीप में। इसके बाद यहाँ मलेशिया भी मलय प्रायद्वीप के अंतर्गत आता है। यदि हम बात करें अपने देशों के संदर्भ में कथन, पहले कथन के बारे में, तो आप देखिए पहले कथन में लिखा है सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड और म्यांमार। हमने देखा म्यांमार, थाईलैंड और मलेशिया आ रहा है। हो सकता है आपको यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाए कि सिंगापुर भी इसके अंतर्गत शामिल है, लेकिन सिंगापुर यहां से थोड़ी दूरी पर स्थित है, यह मलय प्रायद्वीप के अंतर्गत नहीं आता है। शेष 3 देश आते हैं, आप इसे एक और मैप में देख सकते हैं। यहां है सिंगापुर की लोकेशन, जहां पर एक नदी है, आप देखिए जोहार। जोहार नदी की वजह से सिंगापुर मलय प्रायद्वीप से अलग हो जाता है, ठीक है। लेकिन यहां पर मानव निर्मित 2 पुल बने हुए हैं ऐसे, जो आपस में कनेक्ट करते हैं सिंगापुर को मलय प्रायद्वीप से। तो यहां पर सिंगापुर मलय प्रायद्वीप के अंतर्गत शामिल नहीं है। यहां पहला कथन हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा है बोर्नियो द्वीप पर स्थित मलेशिया के 2 राज्य सरावाक और सबाह दक्षिणी चीन सागर द्वारा मलय प्रायद्वीप से अलग होते हैं। आइए देखते हैं बोर्नियो द्वीप की लोकेशन को। सबसे पहले बात करें इसकी कि बोर्नियो द्वीप कहां पर है, तो देखिए इस मैप में ये है बोर्नियो द्वीप, ठीक है। इसमें मलेशिया के भी देश शामिल हैं, जिन्हें हम आगे मैप में देखेंगे। जैसे हम जूम करके यदि देखें तो यह है वह हिस्सा, बोर्नियो द्वीप वाला हिस्सा यह है जिसमें सरावाक और सबाह यहां पर है। ये दोनों देखिए साउथ चाइना सी से अलग हो रहे हैं, किससे? मलय प्रायद्वीप से। यह मलय प्रायद्वीप वाला हिस्सा ही है जिसे हमने पहले मैप में देखा था। यानी यहां पर हमारा दूसरा कथन क्या है, सही है, क्योंकि यह दक्षिणी चीन सागर से अलग हो रहे हैं, या दक्षिणी चीन सागर के द्वारा मलेशिया के दोनों राज्य अलग हो रहे हैं, किससे? मलय प्रायद्वीप से। यानी यहां पर आप मैप में ध्यान रखिएगा, ये मलेशिया के 2 राज्य हैं, सारावाक और सबा। तो मलेशिया के 2 राज्य सारावाक और सबा इसी से, साउथ चाइना सी से के जरिए अलग होते हैं मलय प्रायद्वीप से। इस प्रश्न के सही जवाब की बात करें तो यहाँ पहला कथन गलत, दूसरा कथन सही है। आपको बताना है कौन सा कथन सही है। ऑप्शन बी केवल 2 इस प्रश्न का सही जवाब है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर को देख लेते हैं। खबर है हाल ही में पश्चिम और मध्य अफ्रीका में सबसे अधिक संख्या में शरणार्थी को आश्रय देने के लिए चाड चर्चा में रहा है, इसलिए अफ्रीका के देश चर्चा में आ गए हैं। प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चाड एक भू-आबद्ध देश है जो अफ्रीका में सहारा रेगिस्तान के साथ साथ सहेल प्रदेश तक विस्तृत है। दूसरा, नील नदी चाड और सूडान की सीमा बनाती है। तीसरा, चाड झील एक अंतःस्थलीय अपवाह का उदाहरण है। हमें बताना है कि उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं। केवल 1 कथन, केवल 2 कथन, सभी 3 कथन या सभी 3 कथन गलत हैं। यदि बात करें, सबसे पहले देखेंगे कि आखिर चाड की स्थिति अफ्रीका के मैप में है कहां पर, क्योंकि अफ्रीका का देश है। फिर देखेंगे कि वाकई ये भू-आबद्ध देश है और अफ्रीका में ये सहारा रेगिस्तान और सहेल प्रदेश तक विस्तृत है या नहीं। आइए देखते हैं। तो यह है अफ्रीका का मैप, जिसमें आपको भौगोलिक और पॉलिटिकल दोनों मैप दिए हुए हैं। चाड की लोकेशन की बात करें तो देखिए यहां पर है चाड, ठीक। यदि हम चाड में अफ्रीका में सहारा रेगिस्तान की बात करते हैं तो अफ्रीका का यह हिस्सा सहारा रेगिस्तान के हिस्से के रूप में जाना जाता है और सहारा रेगिस्तान का विस्तार हो रहा है, हम सभी जानते हैं। यदि बात करें सहेल प्रदेश के बारे में या सहेल पट्टी के बारे में, तो सहेल पट्टी वह पट्टी है जो सहारा रेगिस्तान के विस्तार को रोक रही है। यानी एक ऐसी पट्टी जो कि लगभग कई सोर्सेज में ऐसा पाया जा रहा है, यहाँ पर पेड़ पौधों घने पेड़ पौधों की पट्टी बनाई जा रही है जो लगभग 15 किलोमीटर चौड़ी है। इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई लगभग 7775 किलोमीटर बताई जा रही है, जो कि देखिए यहाँ है, यह है सहेल पट्टी या सहेल प्रदेश। तो चाड का विस्तार आपने देखा कहाँ है, सहेल प्रदेश तक है और सहारा रेगिस्तान में भी है। यानी पहला कथन सही हो जाता है। बात करें इसके भू-आबद्ध होने की तो यह बात बिल्कुल सही है कि चाड एक भू-आबद्ध देश है, इसके चारों तरफ देश स्थित हैं, ठीक है। तो पहला कथन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। दूसरा है नील नदी चाड और सूडान की सीमा बनाती है। आइए देखते हैं नील नदी को कि कहां पर है। नील नदी के बारे में देखिए, यहां पर है नील नदी जो आगे बढ़ती है और यह चाड से होकर गुजरती नहीं है, यानी इन देशों से होकर गुजर रही है, चाड और सूडान की सीमा बनाते हुए नहीं गुजर रही है। तो यहां पर दूसरा कथन हमारा गलत हो जाएगा। तीसरा है चाड झील एक अंतःस्थलीय अपवाह का उदाहरण है। आइए देख लेते हैं चाड झील को। यह है लेक चाड,
जैसे आप भौगोलिक मैप में देख पाएंगे, ज्यादा स्पष्ट दिखाई देगा। देखिए यहाँ पर है लेक चार्ट, और यह एक भू आबद्ध लेक है। बिल्कुल सही बात है, इसके आसपास कोई अन्य सोर्स नहीं है जल का, नदियों के द्वारा ही बीच में यहाँ पर भू आबद्ध क्षेत्र में स्थित है। तो यह एक भू आबद्ध लेक है, यानी तीसरा कथन हमारा सही हो जाएगा। हमने सहेल प्रदेश के बारे में भी देख लिया मैप में। सहेल प्रदेश वह क्षेत्र है, यह है सहेल प्रदेश जो कि अफ्रीका के सहारा रेगिस्तान के विस्तार को कम करने के लिए यहाँ पर कार्य किया जा रहा है, इसे रोकने के लिए किया जा रहा है। तो इस तरह यदि बात करें तो यहाँ तीसरा कथन सही है, पहला कथन सही है, दूसरा गलत है, 1 और 3 सही है। लेकिन बताना है कितने कथन सही है, केवल 2 कथन सही है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब है। चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को, अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। खबर है सितंबर 2023 में नई दिल्ली में आयोजित होने वाले G20 शिखर सम्मेलन में रूस यूक्रेन युद्ध से संबंधित अनुच्छेदों पर रूस और चीन के विरोधी रुख के कारण संयुक्त वक्तव्य जारी रखने में बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है। इस वजह से रूस के आसपास, चीन के आसपास वाली लोकेशन महत्वपूर्ण हो गई है। आइए देखते हैं। प्रश्न है निम्नलिखित देशों की अवस्थिति पर विचार कीजिए। आपके सामने ऑप्शन है वियतनाम, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, लाओस, थाईलैंड। आपको बताना है उपर्युक्त में से कितने देश चीन के साथ अपनी स्थलीय सीमा साझा करते हैं। हमारे पास ऑप्शन है 2, 3, 4, 5। आइए देखते हैं सबसे पहले चीन की लोकेशन कहां पर है, और यह देखेंगे कि चीन के आसपास वाले कौन से देश हैं जो चीन के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। फिर उसमें से हम इस प्रश्न को हल कर पाएंगे। देखेंगे मैप में, देखिए यहां है चाइना, ठीक, और चाइना के आसपास आप देख पा रहे होंगे ब्रैकेट वाले जो देश हैं वे चाइना के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। बात करें यदि सबसे पहले इस हिस्से के बारे में, तो देखिए वियतनाम, लाओस और म्यांमार ये चीन के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। आगे बढ़ेंगे तो भूटान, नेपाल, इंडिया ये भी चीन के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। और आगे बढ़ेंगे तो अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, रशिया और मंगोलिया ये भी चीन के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। चीन के यदि पूर्वी हिस्से की तरफ देखें, उत्तर पूर्वी हिस्से की तरफ, तो यहाँ है नॉर्थ कोरिया, यह भी चीन के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो यदि हम ऑप्शन के मुताबिक देखें तो ऑप्शन में आपने देखा हमारे पास ऑप्शन में है उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान चीन के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। इसके अलावा ऑप्शन में एक और देश है, हमने देखा है जिसमें थाईलैंड। तो थाईलैंड भी देखिए चीन के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता, क्योंकि यहाँ पर है थाईलैंड। और म्यांमार और लाओस दोनों की सीमा है यहाँ पर, इस वजह से थाईलैंड तक विस्तारित नहीं है, थाईलैंड इससे सीमा साझा नहीं कर पाता है। इस तरह बात करें सभी देशों के बारे में तो वियतनाम साझा करता है, किर्गिस्तान साझा कर रहा है, ताजिकिस्तान और लाओस भी कर रहा है, लेकिन उज्बेकिस्तान और थाईलैंड नहीं करते। यानी केवल 4 देश ही चीन के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, 4 देश। चलिए बढ़ते हैं, इसे आप इस मैप को ठीक से देख लीजिएगा जूम करके। बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को, अगली खबर को। खबर है 8वीं भारत ऑस्ट्रेलिया रक्षा नीति वार्ता कैनबरा ऑस्ट्रेलिया में आयोजित की गई है। इस वजह से ऑस्ट्रेलिया, कैनबरा के आसपास के क्षेत्र चर्चा में आ गए हैं। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक तटीय शहर नहीं है, यानी कौन से शहर, आपके सामने 4 शहर है, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा शहर एक तटीय शहर नहीं है। हमारे पास ऑप्शन है होबार्ट, डार्विन, कैनबरा, ब्रिस्बेन। ये चारों शहर ऑस्ट्रेलिया से संबंधित हैं, इसलिए आइए देखते हैं ऑस्ट्रेलिया के मैप, जिससे आप आसानी से बता पाएंगे कि इनमें से कौन सा शहर तटीय शहर नहीं है। देखिए हमने चर्चा की डार्विन के बारे में, देखिए ऑस्ट्रेलिया का जो नॉर्दर्न टेरिटरी है यह उसकी राजधानी है डार्विन। बात करें ब्रिस्बेन की तो देखिए ऑस्ट्रेलिया के इस खास हिस्से के आसपास ये स्थित है, या आप कह सकते हैं कि क्वींसलैंड की राजधानी है ब्रिस्बेन। वही बात करें कैनबरा की, देखिए कैनबरा यह है, और कैनबरा तट के पास स्थित नहीं है, अंदर स्थित है। यानी कैनबरा ही वह शहर है जो तटीय शहर नहीं है ऑस्ट्रेलिया का। वहीं आप देखिए मेलबोर्न जो कि यहाँ पर स्थित है विक्टोरिया के में, उसकी जो बॉडी है इसके पास। वहीं हमने एक और हमारे पास ऑप्शन है होबार्ट, देखिए यहाँ पर है होबार्ट जो कि तस्मानिया की राजधानी है, और होबार्ट एक खास शहर है, यह भी तट में स्थित है। तो हमारे ऑप्शन के मुताबिक यदि हम देखें तो कैनबरा वह शहर है जो कि तटीय शहर नहीं है इन चारों में से, बाकी शेष 3 शहर तटीय शहर हैं। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब है। चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं अगली खबर को, खबर और उसके प्रश्न को। खबर है हाल ही में भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और पापुआ न्यू गिनी के सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इंडिया स्टेक साझा करने को लेकर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करके
डिजिटल परिवर्तन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया है? पापुआ न्यू गिनी एक बार फिर चर्चा में आ गया है, ये देखते हैं इसकी लोकेशन। प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक है पापुआ न्यू गिनी किसी देश के साथ स्थलीय सीमा साझा नहीं करता है। दूसरा कथन है पापुआ न्यू गिनी एक द्वीपीय देश है। आपको बताना है कि उपर्युक्त कथनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है। हमारे पास ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए है कथन एक और कथन दो दोनों सही है तथा कथन दो कथन एक की सही व्याख्या है। दूसरा है कथन एक कथन दो दोनों सही है तथा कथन दो कथन एक की सही व्याख्या नहीं है। कथन एक सही है किंतु कथन दो गलत है। कथन एक गलत है किंतु कथन दो सही है। आइए सबसे पहले देखते हैं क्या वाकई पापुआ न्यू गिनी किसी देश के साथ अपनी स्थलीय सीमा साझा नहीं करता है। सबसे पहले देखेंगे लोकेशन की कि पापुआ न्यू गिनी कहां पर है। देखिए यह मैप है और जिसमें पापुआ न्यू गिनी की लोकेशन है यह, यानी आप सामान्य मैप में देखें तो ऑस्ट्रेलिया के ऊपरी वाले हिस्से को आप पापुआ न्यू गिनी के रूप में देख सकते हैं। देखिए यह है पापुआ न्यू गिनी, ठीक। और पापुआ न्यू गिनी एक देश के साथ अपनी सीमा साझा करता है जिसका नाम है इंडोनेशिया। दरअसल यह न्यू गिनी आइलैंड के में स्थित है पापुआ न्यू गिनी, और यह इंडोनेशिया के साथ अपनी सीमा साझा कर रहा है। यह बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि कोई देश यदि द्वीपीय देश है तो वह किसी दूसरे देश के साथ सीमा साझा नहीं करता। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है जहां पर द्वीपीय देश होने के बावजूद वे एक दूसरे के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं, जिसमें से एक एग्जाम्पल हमने ब्रुनेई को भी देखा था। ब्रुनेई एक द्वीपीय देश है लेकिन उसमें अन्य देशों के साथ भी सीमा उसकी लगती है, यानी इसका हम कह सकते हैं कि हमारा पहला कथन क्या है? गलत है। दूसरा है पापुआ न्यू गिनी एक द्वीपीय देश है। हम जानते हैं बिल्कुल पापुआ न्यू गिनी एक द्वीपीय देश है, यानी दूसरा कथन सही है, पहला कथन गलत है। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी, पहला कथन गलत किंतु दूसरा कथन सही है। वैसे भी दूसरा कथन इसकी सही व्याख्या नहीं करता है, क्योंकि यदि कोई देश द्वीपीय देश है तो वह अन्य देशों के साथ भी सीमा साझा कर सकता है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर पर चर्चा करते हैं। खबर है हाल के समय में इजराइल में चल रहे राजनीतिक संकट के साथ साथ विधायिका और न्यायपालिका के बीच बढ़ रहे गतिरोध के कारण स्थिति अत्यंत तनावपूर्ण हो गई है। इजराइल अपने आप में चर्चा में आ गया है। आइए देखते हैं इससे संबंधित प्रश्न को। प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वेस्ट बैंक इजराइल के पश्चिम में भूमध्य सागर के तट पर संयुक्त राष्ट्र के प्रावधानों के तहत एक फिलिस्तीनी क्षेत्र है। दूसरा है गाजा पट्टी जॉर्डन नदी के दोनों किनारों पर उपजाऊ भूमि की एक सक्रिय पट्टी है। और तीसरा है गोलन हाइट्स इजराइल और जॉर्डन के बीच विवादित भूमि का एक टुकड़ा है। उपरोक्त में से कितने कथन सही है? केवल एक कथन सही है, केवल दो कथन सही है, सभी तीन कथन सही है, तीनों कथन गलत हैं। इस प्रश्न के अनुसार सबसे पहले हमें देखना होगा इनकी लोकेशन, यानी वेस्ट बैंक इजराइल के क्या वाकई पश्चिम में स्थित है, यह देखेंगे। क्या यह भूमध्य सागर के तट पर संयुक्त राष्ट्र के प्रावधानों के अनुसार एक फिलिस्तीनी क्षेत्र है? आइए देखते हैं क्या वेस्ट बैंक इजराइल के पश्चिम में स्थित है। यह है इजराइल का मैप, और इजराइल के साथ साथ अन्य देश भी जो कि उसके साथ सीमा साझा करते हैं उनके बारे में हमने दिखाया है। बात करें वेस्ट बैंक के बारे में जो कि पहले कथन में ही है, तो देखिए क्या यह इजराइल के पश्चिमी हिस्से में स्थित है? नहीं, यह है पूर्वी हिस्से में स्थित वेस्ट बैंक, जो कि जॉर्डन रिवर का एक किनारा है या जॉर्डन रिवर का पश्चिमी किनारा है, ठीक है। जबकि गाजा पट्टी आप देखिए कहां पर है, भूमध्य सागरीय आसपास के हिस्से से सीमा साझा करता है। वेस्ट बैंक इसमें इसके पश्चिमी हिस्से में स्थित नहीं है, यानी पहला कथन हो जाएगा गलत। दूसरा है गाजा पट्टी जॉर्डन नदी के दोनों किनारों पर उपजाऊ भूमि की एक संकरी पट्टी है। तो अभी हमने मैप में देखा भी कि गाजा पट्टी यहाँ है, जॉर्डन नदी ये प्रवाहित हो रही है, और इसी का यह पश्चिमी किनारा वेस्ट बैंक कहलाता है। गाजा पट्टी देखिए यहाँ पर है, यानी यह भी गलत हो जाएगा क्योंकि गाजा पट्टी जॉर्डन नदी के आसपास नहीं है, दूसरा कथन गलत। तीसरा है गोलन हाइट्स इजराइल और जॉर्डन के बीच विवादित भूमि का एक टुकड़ा है। आइए देखते हैं गोलन हाइट्स को। देखिए यह है गोलन हाइट्स, यह इजराइल और सीरिया के बीच विवाद का एक हिस्सा है, ठीक है, ना कि किसके बारे में लिखा है, जॉर्डन और इजराइल। तो यहां पर यह कथन भी गलत हो जाएगा। तीनों ही कथन गलत है, यानी इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, सभी तीन कथन गलत। चलिए बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं उससे पहले इसकी खबर। हैती में चल रहे गैंग वॉर के विरुद्ध ठोस कदम उठाने के लिए हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के समक्ष एक बहुराष्ट्रीय बल यानी मल्टीनेशनल फोर्स की तैनाती का प्रस्ताव पेश करने के लिए तैयारी कर रहा है। इस पूरे हिस्से में यह चर्चा में आ गया है। क्यों? क्योंकि यह अफ्रीका का वह हिस्सा है जहां पर लगातार गैंग वॉर चल रहे हैं। इस वजह से अमेरिका ने कदम उठाने की बात कही है कि हम वहां पर एक मल्टीनेशनल फोर्स स्थापित करेंगे या तैनात करेंगे। प्रश्न है हैती के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन क्या है?
हैती हिस्पैनियोला द्वीप के एक भाग पर स्थित है। दूसरा कथन है हिस्पैनियोला द्वीप कैरेबियाई द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है। उपयुक्त में से कौन सा से कथन सही नहीं है? आपको ध्यान रखना है, सही नहीं पूछा है। केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक और ना ही दो। सबसे पहले हम देखते हैं हिस्पैनियोला द्वीप की लोकेशन को और देखेंगे क्या वाकई हैती इसके एक भाग के रूप में स्थित है या नहीं। इसकी लोकेशन देखेंगे तो देखिए यह है कौन सा हिस्सा, कैरेबियन सी के आसपास वाला हिस्सा, यहीं पर ये द्वीप पाए जाते हैं। जिनमें यदि हम बात करें हिस्पैनियोला द्वीप के बारे में तो यहाँ पर है यह हिस्पैनियोला द्वीप जिसमें स्थित है हैती। यानी यहाँ पहला कथन सही है कि हैती हिस्पैनियोला द्वीप के एक भाग के रूप में स्थित है। दूसरा, हिस्पैनियोला द्वीप कैरेबियाई द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है। आइए देख लेते हैं। देखिए कैरेबियाई द्वीप समूह की यदि हम बात करें तो हिस्पैनियोला द्वीप छोटा है क्यूबा से, यानी यहाँ पर क्यूबा बड़ा द्वीप है। तो इस तरह यह कथन हो जाएगा गलत, क्योंकि यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि हिस्पैनियोला द्वीप कैरेबियाई द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है। गलत हो जाएगा, पहला कथन सही है। इस प्रश्न का सही जवाब क्या देना है, कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन बी केवल दो इस प्रश्न का सही जवाब है। हमने अभी कैरेबियन द्वीप समूह के बारे में पढ़ भी लिया है, यहाँ पर लेजर एंटीलीज, और यहाँ पर हमने इसके बारे में क्या जाना था, ग्रेटर एंटीलीज। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। खबर है हाल ही में 26 जुलाई 2023 को नाइजर में बढ़ती असुरक्षा और आर्थिक विकास की कमी के बीच सैन्य तख्तापलट हुआ और निवर्तमान राष्ट्रपति को बंदी बना लिया गया। इस वजह से अफ्रीका के कुछ देश चर्चा में आ गए हैं, खासकर जिसके बारे में हमने चर्चा की, नाइजर। ठीक है, प्रश्न है निम्नलिखित देशों को पश्चिमी से पूर्व क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ध्यान रखिएगा, पश्चिम से पूर्व के क्रम में, यानी इस दिशा से इस दिशा की ओर बताना है। हमारे पास ऑप्शन है चाड, सूडान, माली, नाइजर। सही कूट का चुनाव करना है। आइए देखते हैं इनकी लोकेशन कहां पर है अफ्रीका में। लोकेशन के हिसाब से चाड, सूडान, माली और नाइजर को देखेंगे। यह है अफ्रीका का मैप। बात करें चाड, सूडान, नाइजर और माली। देखिए पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर यदि हम देखें तो सबसे पहले नंबर पर है माली, दूसरे नंबर पर है नाइजर, तीसरे नंबर पर है चाड और चौथे नंबर पर है सूडान। आइए देख लेते हैं माली, नाइजर, चाड और सूडान। आइए देख लेते हैं माली, नाइजर, चाड और सूडान। क्रम देखिए, माली यानी नंबर 3, दूसरा नंबर है नाइजर यानी नंबर 4, फिर है चाड यानी नंबर 1 और सूडान यानी 2। यानी 3 4 1 2 सही लोकेशन होगा। 3 4 1 2 ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब है। चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। यह प्रश्न वर्ष 2016 में पूछा गया था सैटी में। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन खाड़ी सहयोग परिषद यानी गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल का सदस्य नहीं है? हमारे पास ऑप्शन है ईरान, सऊदी अरब, ओमान, कुवैत। उस समय ईरान काफी चर्चा में रहा है। दरअसल इस प्रश्न के सही जवाब की बात करें तो इसके लिए सबसे पहले देखेंगे मैप जो दर्शाता हो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के देशों के बारे में। तो यह है वह मैप जो सीसीसी यानी गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल मेंबर्स को दर्शा रहा है, जिसमें देखिए कौन कौन है, सऊदी अरेबिया, कुवैत जो कि यहाँ पर है, बहरीन जो कि यहाँ पर है, कतर जो कि इसकी लोकेशन यहाँ है, इसके अलावा यूनाइटेड अरब अमीरात और ओमान। ये देश शामिल हैं किसमें, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल में। इस समय ईरान शामिल नहीं है। इस प्रश्न की बात करें सही जवाब की तो ऑप्शन ए ईरान इस प्रश्न का सही जवाब होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ जो कि आपके लिए अभ्यास प्रश्न के रूप में है, जिसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। अभ्यास प्रश्न क्या है, एक व्यक्ति दिल्ली से यूरोप स्थलीय मार्ग से जाना चाहता है, यानी दिल्ली से यूरोप के लिए स्थलीय मार्ग से उसे जाना है, तट का सहारा नहीं लेना है। अगला है परंतु एक शर्त यह भी है कि वह कॉकेशस पहाड़ियों के उत्तर में यात्रा नहीं करना चाहता। उसे न्यूनतम कितनी अंतरराष्ट्रीय सीमाओं को पार करना होगा? ध्यान रखिएगा, न्यूनतम कितनी अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के बारे में पूछा जा रहा है। यानी यदि हम भारत की या चाइना की सीमा की बात करें तो यह एक सीमा हो जाएगी। न्यूनतम कितनी अंतरराष्ट्रीय सीमाओं को पार करना होगा? ऑप्शन है 2 3 4 5। इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। मिलते हैं हमारे अगले एपिसोड में जो कि न्यूज ऑन मैप वर्ल्ड से संबंधित होगा। न्यूज ऑन मैप इंडिया वाला जो मैप है वो सैटरडे को रात 8 बजे आता है। यह है रविवार वाला मैप। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। शुक्रिया।